हेलो एवरीवन, एक करंट अफेयर्स का मैंने वीडियो परसों रात को डाला था। मेरे पड़ोस में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, किसी के यहाँ भागवत का टेलीकास्ट चल रहा था, इसलिए बस अभी खत्म हुआ और अभी नेक्स्ट डोज डाल रही हूँ। मुझे पता है आप इस टाइम सफ़र कर रहे होंगे, इसलिए मैं आपको ज़्यादा सफ़र नहीं करवाऊंगी। सीधी बात, नो बकवास, लेट्स सी क्या है एडिशनल करंट अफेयर्स जो शायद छूट गए हों। पिछले महीनों में कुछ तूफान आए थे, मुझे लगा तूफान पे सवाल आ सकते हैं। तो अरब सागर में उठने वाले तूफान का नाम था ताउते। ताउते का नाम दिया था म्यांमार में एक हिंसक छिपकली होती है, उसको ताउते कहते हैं। ये मई 2021 में आया। बंगाल की खाड़ी में यास तूफान आया। ये वेस्ट बंगाल और ओडिशा के तटों पे इसने हिट किया था। यास नाम ओमान ने दिया, एक जैस्मिन लाइक जैसे ट्री का नाम होता है। फिर अरब सागर में पिछले साल एक निसाग्र तूफान उठा था, ये प्री मानसून में आया था। चूंकि इसने कुछ तबाही की थी, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, इस वजह से ये चर्चा में है। नाम दिया था बांग्लादेश ने, और निसर्ग का मतलब होता है नेचर या प्रकृति। ये जून 2020 की घटना है। फिर था गुलाब तूफान। ये गुलाब तूफान अभी रिसेंट उसमें आया 25 से 27 सितंबर के बीच में, और इसने कोस्ट ऑफ ओडिशा और आंध्रा को अफेक्ट किया। गुलाब नाम पाकिस्तान ने दिया। और ये जो तूफान है, इसी वजह से हमने देखा था कि सितंबर एंड और अक्टूबर फर्स्ट वीक में बारिश और बादल खूब छाए हुए थे। मानसून काफी देरी से विदा हुआ। अब बात यह है कि इनको नाम कौन देता है, तो हिंद महासागर क्षेत्र के 13 देशों ने मिलकर के एक संस्था बना रखी है। 13 देशों में भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, पाक, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड इत्यादि देश शामिल हैं। निकाय का नाम है रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटेरोलॉजिकल सेंटर, नई दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ये 2004 से हर साल हर देश 10 नाम देता है। ये 10 नामों की जो सूची है, ये चूंकि 13 देश हैं और हर एक देश ने 10 नाम दे दिए, तो इसका मतलब 130 हैं। अब होगा क्या कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जैसे जैसे तूफान आते जाएंगे उनको नाम देते चले जाएंगे। जैसे 13 पूरा होगा तो 14वें का नाम फिर से अल्फाबेटिकल लिस्ट में जो सबसे टॉप पे होगा, प्रोबेबली अफगानिस्तान, उसके नाम से शुरू हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट इज डन। अगला है न्यू पॉलिसी फॉर सोशल मीडिया, लॉन्च की गई थी। ये फरवरी 25 2021 को आई। हमें ये याद नहीं रखना है कि पॉलिसी का लंबा सा नाम था, गाइडलाइंस का नाम था, वो याद नहीं रखना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कब लॉन्च की गई, डेडलाइन क्या थी 25 मई। और इसमें क्वेश्चन बनने लायक जो संभावनाएं वो दिखती है कि ओटीटी के लिए गाइडलाइन थी कि आपको कैटेगरी बांटनी है कम से कम 5। यू का मतलब यूनिवर्सल, इसको कोई भी देख सकता है जो ओटीटी का कंटेंट आएगा। नहीं, ओटीटी मतलब जैसे नेटफ्लिक्स है या जैसे डिज्नी हॉटस्टार है, प्राइम वीडियो है, इन सब के लिए आपको 5 कैटेगरी में अपने वीडियोस को क्लासीफाई करना होगा। यू मतलब यूनिवर्सल, कोई भी देख सकता है, हेल्दी प्रोग्राम्स। UA7+ मतलब ऐसे जो 7 साल से ज़्यादा के बच्चे ही देख सकते हैं, 7 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए वो ठीक नहीं है। UA13+ का मतलब 13 साल से बड़े बच्चे ही देख सकते हैं, 13 साल से छोटे बच्चों के लिए ये कंटेंट ठीक नहीं है। UA16+ मतलब 16+ वाले देख पाएंगे, 16+ वालों के लिए ठीक नहीं। और A मीन्स वन हैज़ टू बी एडल्ट, मीन्स 18+। अब इसमें कंस्ट्रेंट ये था कि UA13+, 16+ और A के लिए पेरेंट लॉक कंपलसरी कर दिया गया। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि इनमें से कौन सी कैटेगरी नहीं है, इनमें से कौन सी कैटेगरी के लिए पेरेंटल लॉक कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी है टाइप्स। तो ये देख लीजिएगा, U7+, 13+, 16+ और A कैटेगरीज हैं। आज से पहले सिर्फ U और A 2 ही कैटेगरीज हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें 3 सब कैटेगरीज और डाल दी गई है और इसमें पेरेंट लॉक की व्यवस्था करना कंपलसरी कर दिया गया। फिर है कि ग्रीवेंस सिस्टम बनाने के लिए कहा गया था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि ओटीटी पे है या सोशल मीडिया नेटवर्किंग दे रही है, उन सबको ग्रीवेंस सिस्टम बनाना यानी शिकायत निवारण तंत्र बनाना जरूरी है। इसके लिए 3 प्रकार के एम्प्लॉयज की भर्ती की जानी आवश्यक है या अपॉइंट करना जरूरी है उनको। पहला होगा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, दूसरा होगा नोडल कॉन्टैक्ट जो कि 24/7 अवेलेबल होगा, यानी 24 घंटे अवेलेबल होगा, और एक रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर रहना जरूरी है जो कि भारत का निवासी और भारत में ही रहता हो। क्योंकि हम जानते हैं जैसे फॉर इंस्टेंस ट्विटर जैसी कंपनी है, अगर उसका भारत में कोई एम्प्लॉय नहीं है तो हम उसको उसके होम टाउन में जाकर थोड़ी ढूंढ के आएंगे कोई कंप्लेन करने के लिए। सो वन हैज़ टू बी द रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड मस्ट बी एन इंडियन। फिर था कि न्यूज़ चैनल के ऊपर भी इसके वो चलते हैं, नियमन बनाए गए थे। तो उनमें नियमन के 3 स्तरों के लिए कहा गया कि 3 स्तर पे आप नियमन कीजिए। एक तो स्वतः नियमन, एक स्व विनियामक संस्थान के द्वारा नियमन, और एक आईटी इंडस्ट्री आपको विनियमित करेगी। आपको इन तीनों के नाम याद रखने आवश्यक है कि ऐसा हो सकता है कि इनमें से कौन सा रिकमेंडेड नहीं है टाइप्स। फिर था कि एक खास बात थी कि सोशल मीडिया को कहा गया कि आप ऐसे मैकेनिज्म बनाइए जिससे आप फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द कंटेंट की पहचान कर पाएं। कई बार आपत्तिजनक वीडियो आ जाते हैं, कई बार आपत्तिजनक पोस्ट आ जाती है, तो सबसे पहले किसने बनाया उसकी पहचान करने के लिए एल्गोरिथम डिजाइन करनी होगी।
फिर एक मुझे हम डिफेंस में बहुत सारे वो पढ़ते हैं, डील्स पढ़ते हैं, हम डिफेंस में पढ़ते हैं कि बहुत सारे देशों ने मिलकर के नौसेना अभ्यास किए, वायुसेना अभ्यास किए। एक अलग ही नाम था, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2.0। चूंकि ये नाम देखने में लगता है कि शायद नौसेना का अभ्यास होगा, लेकिन ऐसा था नहीं। कोविड के समय पर नौसेना के जहाजों के द्वारा हम दूसरे देशों से ऑक्सीजन सिलेंडर्स और लिक्विड ऑक्सीजन लेकर के आए। इस अभियान का नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु। और एक एग्जांपल स्पेसिफिकली इसमें याद रखने लायक बात है कि आईएनएस एरावत जो है वो सिंगापुर से बहुत सारा सामान लेकर के आया था। फिर था स्पेस टूरिज्म, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। स्पेस टूरिज्म पहली बार स्टार्ट हुआ है। इसमें 20 जुलाई को जेफ बेजोस, जो कि अमेरिकन कंपनी अमेजोन के संस्थापक हैं, उनकी एक दूसरी कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उसने उड़ान भरी और स्पेस टूरिज्म को शुरुआत की। नेक्स्ट इज 9 जून को एमएसपी की घोषणा की गई, क्योंककि किसानों से रिलेटेड मुद्दे बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, तो खरीफ की फसलों के लिए की गई। उसमें से हमें याद रखना है धान का कितना प्राइस कर दिया गया, 1868 से 1940 कर दिया गया। बाजरा 2150 से 2250 कर दिया गया है। एमएसपी की घोषणा कितनी फसलों के लिए होती है, तो 22 मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए, यानी 22 फसलों के लिए, और एक गन्ना है। गन्ने में क्या होगा, गन्ने के लिए हम उचित और लाभकारी मूल्य देते हैं। गन्ने के लिए एमएसपी की घोषणा नहीं होती, लेकिन उसका नाम ऑल्टरनेटिव इट इज उचित और लाभकारी मूल्य है, फेयर एंड रेम्यूनरेटेड प्राइस है। फिर एमसेंट पॉलिसी की हमने बात की थी इससे पहले वाले वीडियो में, हम उसमें एक कंटेंट छूट गया था। एक ये बात तो कर ली थी कि सरकारी निर्माण में हम कम से कम 25% जो है वो मैंडेट करेंगे कि एम सैंड यूज़ की जाए, यानी मैन्युफैक्चर्ड सैंड यूज़ की जाए। लेकिन फेज़ 1 में 200 यूनिट बनाएंगे और अभी 20 यूनिट कार्यरत हैं, ये हमने बात कर ली थी। ये छूट गया था कि 100% छूट दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में कॉन्ट्रीब्यूशन से इन नई ऑर्गेनाइजेशंस को, इन नई औद्योगिक इकाइयों को जो कि एमसेंड बनाएंगी। फिर जीएसटी हम पढ़ते हैं कि 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, किन किन राज्यों में लागू है, जम्मू कश्मीर के अलावा सब जगह लागू किया गया था, कौन कौन से प्रोविजंस आए, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ये अमेंडमेंट किया गया, वो सब हम पढ़ लेते हैं। लेकिन हाँ, ये एक बहुत ही फंडामेंटल सी बात है कि जीएसटी में क्या शामिल नहीं है। तो ये 4-5 टैक्सेस हैं जो शामिल नहीं है, इनको एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं। बेसिक कस्टम ड्यूटी शामिल नहीं है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी शामिल नहीं है, टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट शामिल नहीं है, और लोकल बॉडी जो टैक्सेस लगाते हैं वो जीएसटी में शामिल नहीं है। फिर है कि पुलिस हेडक्वार्टर के कुछ अभियान हैं जो चर्चा में बने हुए थे और बहुत ही शानदार अभियान थे। तो मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। मिलाप का मतलब खोए हुए बच्चों को उनकी फैमिली से रियूनाइट करने का अभियान था। ऑपरेशन फ्लश आउट का मतलब होगा जेल से अवांछित सामग्री को निकालना, जैसे कि मोबाइल फोन्स वगैरह। फिर क्लीन स्वीप था, नशा मुक्ति या मादक पदार्थों से संबंधित अभियान, जिसमें स्कूल कॉलेजेस इनके बाहर बिकने वाला मादक पदार्थ या फिर बहुत सारे रैकेट्स पकड़े गए थे, वो सब इसी के अंदर आया था। आग जो अभियान था, प्रोजेक्ट आग जो है वो रिलेटेड है अवैध हथियारों की जब्ती, उससे रिलेटेड। फिर आवाज़ अभियान है महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण जागरूकता से संबंधित, जिसमें इनकी वेबसाइट पे आप लॉगिन कीजिए और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए कैंडिडेट्स अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं। फिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हम पढ़ते हैं कि केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षा से भरा हुआ प्रोजेक्ट है, काफ़ी सुर्खियों में रहा। ये पढ़ लेते हैं कि कितने हज़ार का प्रोजेक्ट है, क्या करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्ट मुझे ये भी नज़र आया कि हमें पता होना चाहिए कि जो नई लोकसभा बनाई जा रही है उसमें सीटिंग कैपेसिटी कितनी होगी। तो 888 सीटिंग कैपेसिटी प्रपोज्ड है और 384 राज्यसभा के लिए सीटिंग कैपेसिटी प्रपोज्ड है, और इस प्रकार से बनाई जाएंगी कि इनका जॉइंट सेशन भी आसानी से करवाया जा सके। फिर है कि इसके लिए खर्चा कितना आएगा, तो 970 करोड़ रुपीज़ के साथ में नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई जा रही है विद दी सीटिंग कैपेसिटीज। नेक्स्ट है नॉर्थ ब्लॉक को जब हम रिप्लेस कर लेंगे, उसकी जगह नया बिल्डिंग बन जाएगी, तो नॉर्थ ब्लॉक में क्या बनेगा, तो उनकी जगह जो प्रस्तावित है वो इंडिया @75 नाम से एक म्यूजियम बनेगा। साउथ ब्लॉक में बनेगा द मेकिंग ऑफ इंडिया गैलरी, और करंट पार्लियामेंट में क्या बनेगा, करंट पार्लियामेंट में बनेगा द म्यूजियम ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। द म्यूजियम ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नाम से एक नया म्यूजियम करंट पार्लियामेंट में बनेगा जब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन जाएगी और सारा का सारा काम उधर स्थापित हो जाएगा। फिर है कोविड ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आई एम श्योर आपने याद कर लिया होगा कि कोविड की कौन सी वैक्सीन कौन सी कंपनी बना रही है। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो शायद आपको अभी एक बार चलते चलते देख लेने चाहिए। WHO को पहला केस जो कोविड का रिपोर्ट किया चाइना ने, वो साल के आखिरी दिन किया। इस तरीके से याद रखिएगा, साल के आखिरी दिन। तो 31/12/2019 को पहला मामला रिपोर्ट किया और पहली डेथ 9 जनवरी को रिपोर्ट की। उसके बाद में 2020 की 11 मार्च को WHO ने कह दिया कि एक महामारी है। तो किस दिन महामारी घोषित किया गया, 11 मार्च 2020 को। इसको पहले नाम दिया गया था SARS-CoV-2,
सार्स का मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, क्योंकि इसका करीब 85 to 90% जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो सार्स से मिलता था, लेकिन इसकी नोवेल्टी की वजह से इसको पॉपुलरली कहा जाने लगा कोविड-19। यह नाम दिया गया था 11 फरवरी 2020 को। कोविड-19 का मतलब है कोरोना वायरस डिजीज विच वॉज फाउंड इन 2019। कोविड को मतलब कोरोना, वी आई मतलब वायरस, डी मतलब डिजीज और 19 का मतलब 2019। फिर है WHO के डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, महानिदेशक कौन है, उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रियेसस। प्लीज ये याद रख लीजिएगा क्योंकि पूछे जाने की बहुत संभावना है। डॉक्टर टेड्रोस अधानम गेब्रियेसस ये इथियोपिया के हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। 2020 में हमने बहुत सारे, राज्य सरकार ने बहुत सारे काम किए, ऑल्दो ये करंट अफेयर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि हमने सबसे पहली बार कब जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया। तो हमने 19 अप्रैल से 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया। फिर हमने महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन किया, वो 3 से लेकर 24 मई तक किया गया था। उसके बाद में 3 जून से अनलॉक किया हमने, फर्स्ट अनलॉक, फिर 8 जून से अनलॉक सेकंड चला, और फिर एक 2DG ड्रग नाम से ड्रग काफ़ी पॉपुलर हुई थी DRDO की, उसका नाम है 2-डाईऑक्सी डाईग्लूकोज। ये डॉक्टर रेड्डीज और डॉक्टर DRDO ने मिलकर बनाई। फिर था चूंकि हम जानते हैं कि वायरसेस को देश के नाम से संबोधित किया जाना थोड़ा देश के लिए खराब है। सबसे पहले ये बात चाइना ने उठाई कि चाइनीज वायरस कहना बंद कीजिए। फिर जब डेल्टा वेरिएंट भारत में आया तो लोगों ने इंडियन वायरस कहना शुरू कर दिया, तो ये कंसर्न उठाया गया और WHO ने फिर इनके लिए ऑफिशियल नाम जारी किए। ये नाम थे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट्स। 2 कैटेगरीज में सारे वेरिएंट्स को बांटा गया, वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न में थे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अब आपको ये नाम तो शायद क्या पता आपको याद हो नहीं हो या आप कर पाए कि नहीं, बट मोर इंपॉर्टेंट इसकी ये देख लीजिएगा, अल्फा सबसे पहले रिपोर्ट कहाँ हुआ, यूके में, बीटा सबसे पहले रिपोर्ट हुआ साउथ अफ्रीका में, गामा रिपोर्ट हुआ ब्राजील में, और डेल्टा इंडिया में सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था। डेल्टा वेरिएंट का ये नंबर आपको पता होना चाहिए, B.1.617.2। फिर ये है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, याद रखने की जरूरत नहीं है सभी को। इकलौता जो चीज याद रखने की जरूरत है वो कप्पा वेरिएंट है। कप्पा वेरिएंट था B.1.617. वहां 2 था, यहाँ 1 है, तो कप्पा पहले है, बीटा बाद में है। पता पहले चला है बाद वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो सीक्वेंस में नंबर है आपको याद रखने की जरूरत है। ये भी इंडिया में ही आइडेंटिफाई किया गया पहली बार। नेक्स्ट पे चलते हैं। पुरस्कार दिए गए थे ICC के द्वारा, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट कॉर्पोरेशन, उसके द्वारा दिए गए पुरस्कारों में से डिकेड के पुरस्कार है, यानी पूरे दशक के पुरस्कार है, तो थोड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं। मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड दिया गया विराट कोहली जी को। मेंस ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड बनाया गया विराट कोहली को वंस अगेन। फिर ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ डिकेड दिया गया महेंद्र सिंह धोनी को। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड दिया गया स्टीव स्मिथ को, और मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड दिया गया राशिद खान अफगानिस्तान को। उसके बाद में आता है ICC मेंस ODI टीम ऑफ द डिकेड में कौन कौन शामिल हैं। ODI टीम यानी वनडे इंटरनेशनल टीम, आपको ये याद रखना है कि उसमें रोहित सर, विराट सर और धोनी सर हैं। 3 याद रख लीजिए, विराट सर, रोहित सर और धोनी। अब याद कर लीजिए विरोधी नाम से कि ODI तो विरोधी है, इट्स अ कीवर्ड, प्लीज किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रही हूँ। ODI तो विरोधी है, तो इस तरीके से याद हो जाएगा, तो आप आई एम श्योर आपको याद करना आसान है। फिर ICC मेंस टीम ऑफ द डिकेड में यहाँ टेस्ट टीम की बात हो रही है, कौन कौन है, तो विराट सर है और R अश्विन है, तो RA विराट, टेस्ट के लिए RA विराट, ऐसे याद कर लीजिए, टेस्ट के लिए RA विराट, तो R अश्विन और विराट कोहली याद हो जाएंगे। फिर ICC मेंस T20 टीम ऑफ द डिकेड यानी T20 टीम में कौन कौन है, फिर वही विराट सर, धोनी सर और जसप्रीत बुमराह। तो अब आप ये देख लीजिएगा कि धोनी ने विराट को गुमराह कर दिया T20 के लिए, इट्स ओनली तुक्का, याद रखने की ट्रिक है खाली। तो धोनी ने विराट को गुमराह कर दिया। या उल्टा कर लो, कैसे भी कर लो, हमें सिर्फ याद रखना है कि कौन कौन इस टीम में शामिल हैं। फिर है ICC वुमेन्स ODI टीम ऑफ द डिकेड में, अब आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मिताली झूला झूल रही हैं, ऐसा कुछ। मेक योर ओन ट्रिक बट इट शुड वर्क, दैट्स ऑल। फिर वुमेन T20 टीम ऑफ द डिकेड में पूनम यादव और हरमनप्रीत कौर है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, हम जानते हैं कि 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं हर साल होती हैं
और बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली प्रतियोगिताओं में से एक है। शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन से होती है, जो कि फरवरी में हुआ मेलबर्न में। आपको याद क्या करने हैं इसमें, पुरुष और सिंगल्स नहीं याद, मतलब पुरुष और सिंगल्स ही याद करने हैं, मिक्स डबल्स और वो सब कुछ याद करने की आवश्यकता जनरली दिखती नहीं है। और हमारे साथ में ट्रिक खेलती है आरपीसी और कहती है कि नोवाक जोकोविच ने वर्ष 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसको हरा के जीता। तो आप ये तो याद कर लेते हो कि नोवाक जीते थे, लेकिन आप डेनियल को भूल जाते हो। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप इनकी ऐसी ट्रिक बना लो, नोडे टाइप्स कुछ, कि ऑस्ट्रेलियन नोडे नाजे, नोडे नाजे, ऑस्ट्रेलियन नोडे नाजे। सिर्फ अगर इतना भी याद कर लोगे तो आपको वहां, क्योंकि ABCD में पूरे नाम लिखे हुए होते हैं, तो मैं सब चीज़ों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ट्रिक से याद कर लो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन नोडे नाजे। फिर फ्रेंच ओपन किसने जीता, तो इसके लिए अगेन नोवाक जोकोविच आ गए हैं। तो नो स्टे, यानी फ्रेंच ने कहा हम स्टे नहीं देंगे, तो फ्रेंच नो स्टे। और फिर यहाँ बार बार अनाओ, कुछ भी इनसे आप एक ट्रिक बनाइए, अभी लिख लीजिए और उसका रट्टा मार लीजिए। फिर विंबलडन टेनिस ग्रास कोर्ट प्रतियोगिता है, हमेशा विंबलडन में होती है। इसको किसने जीता, अगेन नोवाक आ गए हैं। देखिए नोवाक को आपको अब भूलने की जरूरत नहीं, नोवाक तीनों में आ गए हैं। फिर यहाँ वहाँ नोडे था, यहाँ नोमे है। और फिर एशले बर्टी पहली बार जीती हैं, और यहाँ कैरोलिना। तो आपको ऐश करो, इसको तो आप बहुत आसानी से, महिलाओं तो विंबलडन में ऐश करो ऐसे कर सकते हो, तो ये तो याद हो जाएगा आपको। और नोवाक को भूलने की जरूरत नहीं, नोवाक ने तीनों जीते हैं, यहाँ सिर्फ मेटे याद रखना है। तो इट्स अप टू यू, बट प्लीज इसको एक बार जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि आरबीसी सवाल पूछती है ऐसे कि इन किन को हरा के जीता। फिर ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक का आयोजन था वो टोक्यो में हुआ, कहा जाएगा इनको टोक्यो 2020, लेकिन ये हुए 2021 में थे। 21 जुलाई से 8 अगस्त तक हुए। इनके शुभंकर का नाम मिराई तोवा था, ये जरूर याद रखना है। और भारत के पदक विजेता कौन कौन हैं, तो हमें याद रखना है कि इस बार हमने 7 पदक जीते हैं और हम 48वें स्थान पे रहे। ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक नहीं है। भारत के खाते में 1 स्वर्ण 2 रजत और 4, 1 2 4, 124 याद कर लो चाहे, 1 2 4, ठीक है। 7 पदक, 1 2 4 और 148वां स्थान। स्वर्ण पदक मिला नीरज चोपड़ा जी को भाला फेंक में। रजत पदक मिला मीराबाई चानू को और रवि दहिया को। मीराबाई चानू वॉज द फर्स्ट मेडल विनर इन दिस ओलंपिक्स। फिर कांस्य पदक मिला PV सिंधु को, लवलीना बोरगोहेन को, बजरंग पूनिया को और पुरुष हॉकी टीम को। इस बार जो नए खेल शामिल किए गए थे, पहली बार शामिल हुए सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे। फिर था पदक तालिका में जो टॉप 4 कंट्रीज थी वो कौन सी थी, तो USA, चाइना, जापान ऊपर आ गया है क्योंकि जापान ने खुद नहीं करवाया। मेडल्स की ये बात कर रहे हैं हम पैरा ओलंपिक्स की, पैरा ओलंपिक की बात हो रही है। पैरा ओलंपिक जैसे ही मेन ओलंपिक्स खत्म होते हैं उसके बाद पैरा ओलंपिक चालू हो जाता है। तो इस बार पैरा ओलंपिक में भारत ने 23वां स्थान प्राप्त किया, वहाँ 48 था, यहाँ 23 है। तो आप चाहे 23 में 25 जोड़ लोगे तो 48 आएगा, वैसे याद कर लो, एनी ट्रिक बट इट शुड वर्क। फिर वहाँ हमने 7 पदक जीते थे, यहाँ हमने 19 पदक जीते हैं। और 19 के लिए 5 8 6 की सीक्वेंस है, वहाँ 124 की सीक्वेंस थी और यहाँ 5 8 6 की सीक्वेंस है। 5 हमें गोल्ड मिले, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल्स मिले हैं। 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल्स मिले हैं। विनर्स कौन कौन रहे, भाविना बेन पटेल विच इज फ्रॉम टेबल टेनिस, निशाद कुमार हाई जंप में, अवनी लेखरा शूटिंग में, ये राजस्थान से ही बिलोंग करती हैं। इनको गोल्ड मेडल मिला बिकॉज एंड ऑल्सो शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू एवर विन अ गोल्ड मेडल एट पैरा ओलंपिक्स। अवनी ऑल्सो बिकेम ओनली, मतलब अवनी वो चौथी गोल्ड मेडलिस्ट बनी जिनके बाद में मुरलीकांत पेटकर, जेवलिन थ्रोअर जयेंद्र झाझड़िया और मरियप्पन थेंगावेलु के बाद में शी बिकेम द फोर्थ। और उसके बाद में फिर हमें पता है, हमने अभी भी देखा कि हमें 5 गोल्ड मिले, तो अवनी के बाद में 4 लोगों को और मिले, ये विच इज अ ग्रेट फीट। अवनी ने 2 मामलों में जीता, एक जगह गोल्ड जीता 10 मीटर राइफल में और 50 मीटर राइफल में उनको ब्रॉन्ज मिला। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। फिर योगेश कथुरिया को डिस्कस थ्रो में सिल्वर मिला, देवेंद्र झाझड़िया जी को अगेन सिल्वर मिला जेवलिन थ्रो में, सुंदर सिंह गुर्जर को जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मिला, सुमित अंतिल को जेवलिन थ्रो में गोल्ड मिला, सिंहराज अधाना को ब्रॉन्ज
और फिर से सिल्वर मिला। इनको 2 मेडल्स मिले हैं, सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो कोई ये पूछे कितनों को 2 मेडल मिले, तो सिंगराज जी को मिला है और अवनी लखेरा को मिला। फिर मरियप्पन थंगावेलु वंस अगेन, इनको हाई जंप में सिल्वर मिला। शरद कुमार को ब्रॉन्ज मिला, प्रवीण कुमार को सिल्वर, हरविंदर सिंह को ब्रॉन्ज। इतने सारे आदमी, आपको सिर्फ गोल्ड वाले याद करोगे तो भी बहुत हो जाएगा। मनीष नरवाल को शूटिंग में गोल्ड मिला है। इससे पहले वाली स्लाइड पे फिर से देखते हैं हम, गोल्ड मिला अवनी लखेरा को। और फिर मिलेंगे हमें गोल्ड देखिएगा, प्रमोद भगत को बैडमिंटन में गोल्ड मिला, और कृष्णा नागर जो कि राजस्थान से उनको भी बैडमिंटन में गोल्ड मिला। आप सिर्फ ये याद करोगे तो भी काफ़ी है। फिर मेरे पास किसी ने एक बुक भेजी थी नाथ पब्लिकेशन की, करंट अफेयर्स की। उन्होंने कहा कि मैम इसमें बहुत अच्छे करंट अफेयर्स हैं, ऐसा ही मैम ने बहुत अच्छा काम किया। मगर ठीक है भाई, आपकी बुक भी देख लेते हैं। तो उस बुक में से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट मिला। इनफैक्ट खोलते ही सबसे पहले ही पेज पर लिखा हुआ था कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए गए थे रिसेंटली, और राजस्थान से 2 लोगों को मिले। तो एक श्री जयसिंह को मिला झुंझुनू से स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा योगदान देने के लिए, और एक श्री दीपक जोशी को बीकानेर से दिया गया। उन्होंने कोविड के टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन में अच्छा काम किया था। फिर इस बार के लिए संयुक्त राष्ट्र की थीम क्या थी 2021 के लिए? उस थीम का नाम था शांति और विश्वास हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस, UN डे की थीम थी ये। फिर था टोक्यो ओलंपिक, कौन से सीक्वेंस के ओलंपिक थे? तो 32वें ओलंपिक थे। कई बार ऐसे सवाल पूछ लेती है आरपीएससी। और भारत के कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? कि भारत के 119 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 67 पुरुष और 52 यानी 67 और 52 महिलाएं थी। पहला पदक जीतने वाला व्यक्ति मैडम मीराबाई चानू थी। फिर गोल्ड किनको मिला? नीरज चोपड़ा को हम जानते हैं। नीरज चोपड़ा पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने 87.58 यानी 87.58 मीटर दूरी पे भाला फेंक के गोल्ड जीता। फिर टोक्यो में राजस्थान से कितने खिलाड़ी गए थे? यहाँ ग्रीष्मकालीन की बात हो रही है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 4 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, हालांकि वो मेडल नहीं जीत पाए। ये थे अपूर्वी चंदेला शूटिंग में, दिव्यांश सिंह निशानेबाजी में, वंस अगेन इट इज कॉल्ड द सेम शूटिंग, अर्जुन लाल थे नौकायन में, और भावना जाट थी एथलेटिक्स में। ये 4 थे समर ओलंपिक्स के लिए। और पैरा ओलंपिक में 6 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया और वंडरफुल परफॉर्मेंस रही। 5 खिलाड़ियों ने मेडल जीते, 5 मेडल जीते 4 खिलाड़ियों ने। अब हम देखते हैं कि राजस्थान से जो पैरा ओलंपिक में परफॉर्मेंस थी। अच्छा, एक बीच में एक फैक्ट और इम्पोर्टेंट आ गया है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? तो न्यूजीलैंड ने जीती। सवाल यह आ जाता है न्यूजीलैंड ने किसको हरा के जीती? तो भारत को हरा के जीती। तो इंडिया वॉज दी फाइनलिस्ट। फिर राजस्थान से पैरा ओलंपिक में क्या परफॉर्मेंस रही? कई जगह अवनी जी का नाम लिखा होता है लेखरा, कई जगह लिखा होता है लखेरा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा यदि अवनी जी सुन रही हैं तो। मैं इसको अवनी लखेरा पढ़ रही हूँ। 10 मीटर राइफल में उन्होंने गोल्ड जीता और 50 मीटर एयर राइफल में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बना दी गई हैं। और पैरा ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में इन्होंने हमारे ध्वज को लेकर के, वो जो लास्ट परेड होती है वो ध्वज को लिए हुए चल रही थी। फिर देवेंद्र झाझड़िया जी को सिल्वर मिला है, सुंदर सिंह गुर्जर को कांस्य मिला है। सुंदर सिंह गुर्जर ने मैं यहाँ सॉरी इट्स कंफ्यूज, देवेंद्र झाझड़िया जी को एथेंस में गोल्ड मिला और रियो में भी गोल्ड मिला। दिस फैक्ट इज रिलेटेड टू देवेंद्र झाझड़िया जी कि उनको एथेंस 2004 में गोल्ड मिला और रियो ओलंपिक 2016 में भी गोल्ड मिला। फिर कृष्णा नागर जी को बैडमिंटन में गोल्ड मिला है। उन्होंने किनको हराया? उन्होंने हांगकांग के चू मान को हराया। फिर संदीप चौधरी को भाला फेंक में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनको मेडल नहीं मिला। और श्याम सुंदर जी ने तीरंदाजी में पार्टिसिपेट किया, इनको भी मेडल नहीं मिला। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अवनी लखेरा, देवेंद्र झाझड़िया, कृष्णा नागर, सुंदर सिंह गुर्जर, इन 4 लोगों ने 5 पदक जीते और संदीप चौधरी और श्याम सुंदर ने परफॉर्म किया, बट बेटर लक फॉर देम नेक्स्ट टाइम। फिर कुछ क्वेश्चंस और भी थे। सार्वजनिक उद्यम विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज को वित्त विभाग में, वित्त मंत्रालय के अंदर मिला दिया गया है। राजस्थान के मुख्य खेल अधिकारी की नियुक्ति अभी रिसेंटली ही हुई थी, श्री वीरेंद्र पूनिया जी हैं। फिर मार्च 2021 में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ 4 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, पूर्वोत्तर राज्य कौन से? असम, अरुणाचल, मणिपुर और नागालैंड के लिए परिसीमन आयोग बनाया गया है। परिसीमन आयोग का मतलब डेलिमिशन कमीशन, जो बताएगा कि ना कितने संसद क्षेत्र हैं, उनको किधर से किधर डाइवर्ट करना है, या विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ानी है, उनकी जनसंख्या के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करना टाइप्स। तो उन कामों के लिए जो परिसीमन आयोग है उसके अध्यक्ष कौन हैं? उनके अध्यक्ष हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई।
फिर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का नाम परिवर्तन करने की आधिकारिक घोषणा अभी रिसेंटली हुई है, हालांकि बात पहले कर ली गई थी। ये घोषणा के बाद में अधिसूचना जारी की गई 17 जुलाई 2021 को। फिर 40th विश्व विरासत स्थल भारत की तरफ से इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की लिस्ट में, वो है धोलावीरा या कच्छ का, जो कच्छ के रण में है। जुलाई 2021 की बात है ये। फिर राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मनीष कुमार दवे और दिव्या कुमारी जैन को दिया गया है। मनीष कुमार दवे को दिया गया है 2017-18 के लिए और दिव्या कुमारी जैन को 18-19 के लिए। ये दिए गए हैं 12 अगस्त 2021 को, इसलिए नए हैं। किसने दिए? तो युवा मामलों के जो मंत्री जी हैं उन्होंने दिए। फिर ड्रिंक फ्रॉम टैप, यानी जो नल से पानी आएगा वो पीने लायक आएगा। ये अभियान कहाँ चलाया गया? ये जगन्नाथपुरी में चलाया गया, ये पूरी ओडिशा में। नेक्स्ट इज 100 वर्ष सबसे अमीर दानवीर। ये टाइम्स मैगजीन के हिसाब से ये है तथ्य कि पिछले 1 सेंचुरी का सबसे बड़ा दानवीर कौन रहे हैं, तो ये जमशेदजी टाटा रहे हैं। फिर परसिवरेंस रोवर, नासा का एक मंगलयान भेजा उन्होंने, जिसके रोवर का नाम था परसिवरेंस। इस रोवर में मॉक्सी नाम की एक यूनिट थी जो वहाँ के एनवायरनमेंट से लेकर के ऑक्सीजन बना रही थी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर था। और इंजीनिटी नाम का वो हेलीकॉप्टर था जिसने उड़ान भी भरी और परफेक्टली लैंडिंग भी की। फिर टोक्यो ओलंपिक के से रिलेटेड एक और फैक्ट बाद में समझ में आया कि टोक्यो ओलंपिक में कौन ऐसा व्यक्ति जिसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते। तो अभी तक का ये मेडल का रिकॉर्ड तो मेरे ख्याल से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये माइकल फेल्प्स के नाम है जो कि यूएस के तैराक हैं। लेकिन इस बार जीता केबेल ड्रेसेल ने, जिन्होंने अगेन अमेरिका के तैराकी हैं, 5 पदक जीते हैं। 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? ये पेरिस में होगा। और एक खास बात ये कि कोविन पोर्टल, यानी जो हम जानते हैं कोरोना वायरस के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाला पोर्टल है, जहाँ से हम सर्टिफिकेट्स भी डाउनलोड करते हैं, या वैक्सीनेशन के लिए जो अथॉरिटी बनाई गई है उसको चेयर कर रहे हैं श्री राम सेवक शर्मा, जो पहले ट्राई के चेयरमैन थे। उनका वंडरफुल योगदान को देखते हुए उनको आयुष्मान भारत योजना के सीईओ भी बना दिया गया है। डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है सर को। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना कर्नाटक। फिर एक पुस्तक भी थी जो मुझे लगा कि नेहरू जी से रिलेटेड है, तो क्या पता राजस्थान में पूछ ली जाए। तो नेहरू तिब्बत और चीन नाम से एक पुस्तक आई, उस पुस्तक के लेखक है अवतार सिंह भसीन। नहरी पानी सुरक्षा और चोरी निरोधक पुलिस थाना कहाँ बनाया गया है? नौहर में। पानी की चोरी को रोकने के लिए भी थाना बनाना पड़ता है। फिर नए भंडार मिले हैं हमें लाइमस्टोन के, कई ग्रेड की लाइमस्टोन मिली है, उसका मतलब नहीं है, बस ये कि नए भंडार मिले 690 मिलियन टन्स का। कहाँ? जैसलमेर में। और राजस्थान का बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया महाजन पुलिस थाना बीकानेर को। इसी के साथ मैंने बहुत कोशिश की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इकट्ठा करके ला पाऊँ, पर एग्जाम कल ही है। आप सभी की यात्रा सुखद हो, मंगलमय हो। प्लीज़ मास्क को पहन के रखिएगा। आप 6 लाख अभ्यर्थी हैं, इधर से उधर ट्रैवल करेंगे, हमें कोविड को ना तो फैलाना है ना अपने घर तक लेकर के आना है। और आप ऑफिसर बनने जा रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी समझिए। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका एग्जाम अच्छा हो, धैर्य के साथ दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। नमस्ते।